तो क्या इंडियन ओशन रीजन में अब भारत के सामने दो नहीं बल्कि तीन फ्रंट खुलने जा रहे हैं, जिसकी आशंका आज से लगभग साल डेढ़ साल पहले मैंने आपको बताई भी थी। और क्या अब भारत को अपनी गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी को तोड़ना पड़ेगा, या अगर पूरी तरह से गुटनिरपेक्षता भारत नहीं भी तोड़ता है तो इसके अल्टर के तौर पर क्या सीमित समय के लिए सीमित क्षेत्रों के लिए इस तरह का कदम उठाया जा सकता है? और वो ऐसा क्या कारण है कि अचानक ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया भारत के अच्छे दोस्त बने बैठे हैं और टर्की भारत का अचानक से इतना बड़ा दुश्मन बन गया है? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इन सभी डाउट्स को मैं आपको आसान शब्दों में क्लियर कर दूंगा। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले भारत और टर्की के बारे में ही बात कर लीजिए संक्षिप्त में। देखिए, टर्की भारत का अच्छा दोस्त रहा है। दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते आज भी हैं, इसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों देश शुरुआत से अच्छे संबंध बनाए रखे थे। लेकिन बीच में होता यह है कि साइप्रस को टर्की दो हिस्सों में तोड़ देता है और भारत से ये गुजारिश करता है कि इसको अलग अलग देशों के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दे। कुछ देश करते हैं, दुनिया के मैक्सिमम नहीं करते। तो जो नहीं करते उनमें से एक भारत भी है। पाकिस्तान वो देश है जिसने टर्की के कहे अनुसार रिकॉग्नाइज कर दिया अलग अलग भागों के हिसाब से। तो टर्की पाकिस्तान का पक्का दोस्त बन ही गया, लेकिन भारत ने रिकॉग्नाइज चूंकि नहीं किया, इस वजह से भारत और टर्की के बीच में दूरियां बढ़ गई। तो ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से भारत और टर्की के बीच में अच्छे संबंध नहीं है। और पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध होने का एक और कारण ब्रदरहुड भी आप ले लीजिए, वो भी बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर चूंकि हम लोग टर्की के साथ अच्छे संबंध हमारे नहीं रखते, तो निश्चित तौर पर ग्रीस हो, साइप्रस हो या फिर आर्मेनिया हो, जो कि ट्रेडिशनली टर्की के दुश्मन रहे हैं, इनके साथ हमारे संबंध अच्छे हो ही जाते हैं। अब बात कर लीजिए हिंद महासागर में किस तरह से भारत को थ्री फ्रंट वॉर का खतरा इस समय दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स द्वारा अलग अलग अपनी राय रखी जाती रही है। इसी बीच आप संडे गार्जियन का ये आर्टिकल पढ़िए। इनके द्वारा कहा गया है स्पष्ट रूप से कि 2040 तक भारत को इस तरह की संभावनाओं को फेस करना होगा। आज से डेढ़ साल पहले लगभग मैंने भी आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि टर्की और सोमालिया के बीच में एक 10 सालों के लिए डील हुई है, जिसके तहत अगले 10 सालों तक टर्की की नौसेना सोमालिया के क्षेत्र में ही बनी रहेगी। सोमालिया का जितना भी जल क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करेगी। और ये सुरक्षा किसके खिलाफ करेगी? तो इथोपिया के साथ सोमालिया के जो भी संबंध हैं, जो कि काफी तनावपूर्ण रहे हैं काफी लंबे दशकों से, उसको मेंटेन करने के लिए टर्की की यहाँ पर नौसेना की प्रेजेंस रहेगी। इसके अलावा टर्की की नौसेना सोमालिया की नौसेना और बाकी की फोर्सेस को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगी, हथियार भी प्रोवाइड कराएगी। और ये भारत के लिए काफी दुखदायी बात है। कारण ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजाम्बिक चैनल, इसके पास ही पड़ता है सोमालिया, और ये मोजाम्बिक चैनल भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्गों में से एक है। तो यहाँ पर भारतीय नौसेना की भी चूंकि प्रेजेंस रहती है, अब टर्किश नौसेना भी 10 सालों तक यहीं रहेगी। तो दोनों के हितों के टकराव संभावित तौर पर हो सकते हैं। और चूंकि पाकिस्तान, चाइना के साथ इनके संबंध अच्छे हैं, तो तीनों मिलकर एक साथ भारत को ये लोग परेशान करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। इस वजह से इनका जो नेक्सस है ये वर्ष 2040 तक मजबूत हो सकता है इस पूरे रीजन में। साथ ही मैंने आपको एक बार ये खबर भी दी थी कि इसी रीजन में यानी सोमालिया की जो जल क्षेत्र है, यहाँ पर टर्की द्वारा एक्सप्लोरेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर तेल वगैरह की भी काफी संभावनाएं हैं। इवन किसी जमाने में तेल को निकालने की कोशिशें भी की जा रही थी सोमालिया में, तो वो भी यहाँ से निकालने की कोशिशें की जाएंगी। इसके साथ साथ हिंद महासागर में जो डाकुओं का आतंक चलता है, वो यही सोमालिया से बिलोंग करते हैं, जिनके रोकथाम के लिए भारतीय नौसेना हमेशा ही आगे रहती है। हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी व्यापारिक जहाज हो जिसके ऊपर सोमालिया के डाकू अटैक वगैरह करते हैं या उन्हें बंधक बनाते हैं, तो वो पहली मदद भारतीय नौसेना से ही मांगते हैं। भारतीय नौसेना भी मदद के लिए जाती है। कई बार हमारे मरीन कमांडोज जा चुके हैं वहां पर। ऐसी परिस्थिति में सोमालिया कि ये डाकू भारतीय नौसेना से खुन्नस खाए बैठे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में टर्किश नौसेना सोमालिया के इन्हीं डाकुओं के साथ साठगांठ करके इन्हें भारतीय नौसेना के खिलाफ भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा टर्किश नौसेना चूंकि यहाँ पर आ गई है, तो वो थोड़ी ही दूर पड़ने वाले मालदीव को भी अपने साथ ले सकती है। चाइना ऑलरेडी मालदीव के अंदर कुछ नेवल बेसेस तैयार कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में भारत की नौसेना को पहले की तुलना में और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, ताकि हिंद महासागर में आज जिस तरह से भारत का सिक्का बचता है वैसा ही हमेशा बचता रहे। और मैं आपको बता दूं कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना का जो दबदबा है, अंडमान एंड निकोबार वाले क्षेत्र से लेकर या इवन आप मलक्का स्ट्रेट से लेकर रेड सी तक बोल दीजिए,
इस पूरे साम्राज्य से न केवल चाइना, पाकिस्तान, टर्की बल्कि अमेरिका भी भयभीत है और उसको भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी महसूस होती है। इसी वजह से वो बांग्लादेश के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, ताकि आज तो वो चाइना को रोक लेगा लेकिन कल वो भारत को भी इसी माध्यम से हिंद महासागर में रोकने की कोशिश करेगा। तो अब जब इस तरह से भारत के लिए 3 फ्रंट वॉर खुल जाते हैं, वो भी भारत की ही बैकयार्ड में यानी हिंद महासागर में, तो भारत के पास भी इससे निपटने के लिए कोई रास्ता चाहिए। तो इसके लिए ही मैं आपको शुरुआत में बोला था कि भारत को शायद अब गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी को तोड़ना पड़ेगा, या अगर नहीं भी तोड़ना है तो कुछ क्षेत्रों में कुछ परिस्थितियों के लिए तो तोड़ना बनता ही है। वैसे भी अब भारत एक बड़ी इकॉनमी बन चुका है, वर्ल्ड पावर बन चुका है, तो इस तरह की गुटनिरपेक्षता ज्यादा लंबे समय तक हम लोग चला नहीं पाएंगे। और इसी का इशारा ग्रीस के एक वरिष्ठ राजनयिक द्वारा भी किया गया है। इनके द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि भारत और ग्रीस मिलकर एर्दोगान द्वारा खड़ी की गई दीवार को तोड़ा जा सकता है और भारत ग्रीस मिलकर एक नई सैन्य दीवार खड़ी कर सकते हैं, जिससे टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान को भी आप काउंट कर लीजिए, इनकी दीवार को काउंटर किया जा सकता है। ग्रीस के इस वरिष्ठ राजनयिक द्वारा रिसेंट मामलों को लेकर कहा गया कि देखिए, पाकिस्तान और ग्रीस ऑलरेडी हाथ मिला चुके हैं। कई सारे वेपन्स टर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी हम लोगों ने देखा टर्किश मेड वेपन्स का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है पाकिस्तान द्वारा। उनके खासकर ड्रोन्स बड़ी मात्रा में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। इवन भारत की जवाबी कार्रवाई में 2 टर्किश ऑपरेटिव्स भी मारे गए। इसका मतलब तो इन शॉर्ट यही हो गया कि टर्की भी सीधे सीधे इस युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने के लिए उतरा था। इन फ्यूचर भी इस तरह की चीजें बड़े स्केल पर हो सकती है। इस वजह से ग्रीस के राजनयिक का ये कहना है कि भारत और ग्रीस भी डिफेंस के क्षेत्र में हाथ मिलाए और ऑपरेशन सिंदूर से जो कुछ भी एक्सपीरियंस भारत ने लिया है, स्पेशली रफाल विमान को लेकर, वो ग्रीस के साथ साझा करे, क्योंकि ग्रीस भी रफाल विमानों का उपयोग करता है और दोनों की स्ट्रैटेजी में यहाँ पर समानता लाने की कोशिश भारत और ग्रीस संयुक्त रूप से कर सकते हैं। इस तरह का सुझाव उन्होंने दिया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी सजेशन दिया है कि भारत और ग्रीस मिलकर हिंद सागर और भूमध्य सागर में बड़े स्केल पर युद्ध अभ्यास करके भी पाकिस्तान और टर्की के नेक्सस को तोड़ने का काम कर सकते हैं या इनके खिलाफ एक संयुक्त रणनीति तैयार कर सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर ये भी चाहते हैं कि टर्किश नौसेना, जो कि ग्रीस के लिए काफी दुखदाई हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि टर्की की ज्यादातर पावर उसकी नौसेना में ही समाहित है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत की नौसेना और उसकी जो फायर पावर है उसका इस्तेमाल ये लोग ग्रीस के लिए भी कर सकें, इसकी जुगाड़ उनके लिए हो जाए। जैसा कि पास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि ये भारत की एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें चाहते हैं, ताकि टर्की जिस तरह से अपनी नौसेना की वृद्धि कर रहा है, लगातार नए नए वेसल्स को अपनी नौसेना में शामिल किए जा रहा है, तो उसकी बढ़ती हुई नौसेना को तोड़ने के लिए एंटी शिप मिसाइलें उसके पास हो, इसके प्रबंध में ग्रीस लगा हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ तक की बात कही कि परमाणु सहयोग को लेकर भी भारत और ग्रीस द्वारा और नए अवसरों को देखना चाहिए, साथ ही एक दूसरे के पक्ष में आकर खुलकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के तौर पर वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के पक्ष में आकर टर्की और अजरबैजान द्वारा भारत के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तो अगर ऐसा इन फ्यूचर ग्रीस के साथ कोई प्रॉब्लम आती है टर्की की तरफ से, तो भारत ने भी आवाज उठानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में भी भारत और ग्रीस द्वारा मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग करने की आवश्यकता है। साथ ही टर्की का प्रभाव जो अफ्रीकन देशों में बढ़ाया जा रहा है, जिसके रेफरेंस के लिए ये कहते हैं कि लीबिया और सूडान में टर्की के सैन्य बेस भी तैयार हो चुके हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए भी भारत और ग्रीस आपस में मिलजुल कर कदम उठाएं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज को लेकर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। इनके तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि एर्दोगान द्वारा रिसेंटली इस्तांबुल के जो मेयर हैं, जो कि टर्की की मेन विपक्षी पार्टी के भावी राष्ट्रपति कैंडिडेट होने जा रहे हैं, उनको जिस तरह से गलत आरोप लगाकर अरेस्ट किया है, इसको लेकर भी भारत ने आवाज उठानी चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर इनके सारे सुझाव माने जाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारत को अपनी गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी को साइड में रखकर ही उठाने होंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारत इसके लिए तैयार होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे सुझाव वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे भारत के लिए, क्योंकि जब 3 फ्रंट वॉर का खतरा आपके सामने इस तरह से चौखट पर नजर आए, तब आपके पास अन्य कोई भी विकल्प नहीं बचता।